हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारत की खोज का पाठ 3 सिंधु घाटी की सभ्यता की पुनरावृत्ति करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भारत के अतीत की जानकारी मिलती है, जिनके चिन्ह सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले। इनकी खुदाइयों के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के माध्यम से पता चलता है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और इस सभ्यता को विकसित होने में हजारों साल लगे होंगे तथा यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की मान्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। यह एक विकसित सभ्यता थी और यहाँ के लोगों का प्रमुख धंधा व्यवसाय था। व्यापारी वर्ग यहाँ सबसे धनी था और सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं। दुकानें संभवतः छोटी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य 2 भागों में बटा हुआ है, एक मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा। ये दोनों सभ्यता का केंद्र एक दूसरे से काफ़ी दूर पर स्थित है। संभवतः इस सभ्यता के मध्य में कई स्थान व नगर रहे होंगे जिनकी खोज खुदाई के दौरान नहीं की जा सकी। अब पाठ पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। खुदाई एवं खोजों से भी ये पता चलता है, इस बात का पता चलता है कि यह सभ्यता पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अम्बाला जिले तक फैली हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार गंगा नदी के तट तक था, इसलिए यह सभ्यता सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं कही जा सकती। अम्बाला जिला अब पंजाब में नहीं बल्कि हरियाणा में विलय हो गया है। विलय हो जाना मतलब मिल जाना। विलय का अर्थ है मिल जाना। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान हमें जो अवशेष प्राप्त हुए, अवशेष मतलब अवशेष का अर्थ है बचा हुआ, मतलब तोड़ फोड़ से जो बचा हुआ, जो उस समय की पहचान के रूप में था। तो उसी से कह रहे हैं जो अवशेष प्राप्त हुए उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह सभ्यता पूर्णतः विकसित थी। उसे इस तरह विकसित होने में हजारों वर्ष लग गए होंगे। धार्मिक अवशेषों के मिलने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थी। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि जिसमें सभी धर्म को समान भाव से देखा जाए। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म के प्रति समान भावना, सभी धर्मों के प्रति समान भावना, इसका अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता का। तो पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थी। भविष्य में यह सभ्यता भारतीय संस्कृति एवं स्वरूप की अग्रदूत बनी। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के साथ संपर्क स्थापित कर व्यापारिक संबंध स्थापित किए। यहाँ व्यापारी वर्ग काफ़ी धनी थे। खुदाई के अवशेषों से पता चलता है
कि सड़कों पर छोटी छोटी दुकानों की कतारें थी। कतार का अर्थ है पंक्तियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम के बारे में सही जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन खुदाई के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का उदय लगभग 6-7 हजार वर्ष पूर्व हुआ। यदि आज के वर्तमान युग की सभ्यता से तुलना की जाए तो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान सभ्यता में के बीच काफ़ी परिवर्तन आए। भले इसमें अंदर ही अंदर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो भारत को 7,000 वर्ष पुरानी सभ्यता से जोड़े रखती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति हमें तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, दस्तकारी एवं पोशाकों के फैशन की जानकारी भी देती है। सिंधु घाटी की सभ्यता से आज के आधुनिक सभ्यता को देखते हैं तो पाते हैं कि भारत आज बाल्यावस्था के रूप में नहीं बल्कि प्रौढ़ रूप में विकसित हो चुका है। आज के आधुनिक भारतीय सभ्यता ने कला और जीवन की सुख सुविधाओं में प्रगति कर ली है। आज के सभ्यता में आधुनिक सभ्यता के उपयोग चिन्हों, स्नानागार और नालियों के क्षेत्र में विकास कर लिया है, जिसकी बुनियाद सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी हुई दिखाई देती है। आर्यों का आना, आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे और इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है, लेकिन इसके बारे में इस सभ्यता की खुदाई से ये पता चला है कि इनकी उत्पत्ति दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों से हुई होगी। किंतु आर्य एवं दक्षिण भारतीय द्रविड़ों में कुछ समानताएं मिलती हैं। ये मोहनजोदड़ो के कई हजार वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो में कई हजार वर्ष पूर्व आए। अतः इन आधारों पर इन्हें हम भारतीय ही कह सकते हैं। अब आगे का अंश इसमें यह भी इतिहासकारों का मानना है कि आर्य उत्तर पश्चिमी दिशा से एक के बाद एक आए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य का प्रवेश सिंधु घाटी में 1000 वर्ष पहले से हुआ था। ये संभवतः पश्चिम उत्तर दिशा से भी भारत में ही कबीले और जातियां आती रहीं और भारत में बसती चली गई। भारतीय सांस्कृतिक समन्वय मतलब सामंजस्य, समन्वय माने मिला जुला स्वरूप जो होता है उसको समन्वय कहते हैं। ठीक है, तो समन्वय आर्य एवं द्रविड़ जातियों के बीच हुआ जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इन सब आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि आर्य समाज के ही 2 निवासी थे। अत्यधिक बाद और मौसम परिवर्तनों के प्रभाव के चलते सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मौसम परिवर्तन से धरती सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो और खेत रेगिस्तान में बदल गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर इस बात के प्रमाण हैं कि उन पर एक के बाद एक बालू की परतें छाती गई और खेत रेगिस्तान में बदल गया। मोहनजोदड़ो के खंडहर किसे कहते हैं? खंडहर माने भग्नावशेष, माने कोई भी इमारत अगर टूट करके गिर जाए उसको कहते हैं खंडहर। इस बात का प्रमाण है कि उन पर एक के बाद एक बालू की परतें छाती रही, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि शहर की ज़मीन ऊंची उठती गई और नगरवासियों ने पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाए। इसलिए खुदाई के दौरान हमें 3-3 मंजिले मकान मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता में शुरुआत में कृषि पर विशेष बल दिया गया। किसान खेती पर अधिक बल देते रहे और लोगों का प्रमुख व्यवसाय
कृषि पर आधारित हो गया। सबसे बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर के आने वाले आर्यों एवं द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ। बाद के युगों में बहुत सी जातियां आईं, सबने अपनी अपनी सभ्यता की छाप छोड़ी और सभी खुल मिल गए। अब आगे प्राचीन अभिलेख और धर्म ग्रंथ पुराण। सिंधु घाटी की खोज में सबसे पहले वेद को सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है, लेकिन वैदिक काल के निर्धारण में भी विद्वानों का अलग अलग मत है। मतलब कि वैदिक काल कब से शुरू हुआ और कब तक है, इसके निर्धारण में सभी लोगों में, विद्वानों में मतभेद है, उनके अलग अलग मत हैं। भारतीय इतिहासकार इसका काल सबसे पहले मानते हैं, तो यूरोपीय विद्वान इसकी उत्पत्ति काफ़ी बाद में मानते हैं। अब ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद भारतीय ग्रंथों को और भी पुराना साबित किया गया। इन्हें मनुष्य की प्राचीनतम उपलब्धि का नाम दिया गया। इन्हें आर्यों के द्वारा कहा गया पहला शब्द भी बताया गया। भारतीय वेदों पर ईरान की पूरी छाप है। माना जाता है कि आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लाए जिससे ईरान और अवेस्ता धार्मिक ग्रंथ की रचना हुई। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी समानता है। अवेस्ता की रचना ईरान में हुई। अब वेद के बारे में जानते हैं। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। विद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है जानना। वेद का सीधा संबंध है अपने समय के ज्ञान का भंडार करना। इसमें मूर्ति पूजा और देव मंदिरों के लिए कोई स्थान नहीं है। आर्यों ने अपने उमंगपूर्ण जीवन में आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। मृत्यु के बाद किसी अस्तित्व में वे कम विश्वास करते थे। वेद यानी ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें मानव मन के आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है। इसमें प्रकृति के सौंदर्य एवं रहस्य के प्रति खुशी तथा मनुष्य के साहसिक कारनामों का भी उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता। भारतीय संस्कृति जो है वह उसकी ये विशेषता रही है, ये 3-4 हज़ार साल से लगातार अपनी संस्कृति को अपनाए हुए है। वह समय समय पर हुए परिवर्तनों के बावजूद बनी रही। इसमें साहित्य, दर्शन, कला, नाटक, जीवन के तमाम उच्च क्रियाकलाप विश्व की दृष्टि के अनुरूप इसमें चलते रहे। यद्यपि इसी समय में सामाजिक कुरीतियों के रूप में छुआछूत का उद्भव हुआ और बाद में यह जो है और बढ़ गया। इसमें एक जाति व्यवस्था का इसके फलस्वरूप जाति व्यवस्था का विकास हुआ। इस प्रथा से कई जातियों में समाज जो है बंट गया, ठीक है, और समाज में ऊंच नीच का भेदभाव शुरू हो गया। अब उपनिषद जो है ईसा पूर्व 800 के लगभग माना जाता है इसका समय, और उपनिषदों में से आर्यों के विषय में काफ़ी जानकारी मिलती है। इन उपनिषदों से हमें उनके खोज में मदद मिलती है, साथ ही सत्य की खोज और उसके वैज्ञानिक तत्व भी मौजूद हैं। इसके पश्चात है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। उपनिषदों में इस बात पर जोर दिया गया कि विकास करने के लिए मनुष्य का शरीर स्वस्थ और मन जो है स्वच्छ होना चाहिए। इसके साथ साथ ये इन दोनों का अनुशासित होना भी ज़रूरी है। ज्ञानार्जन करने के लिए संयम, आत्मपीड़न और आत्मत्याग ज़रूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। अब भौतिकवाद के साहित्य की रचना आरंभिक उपनिषदों के बाद हुई।
हमारा प्राचीन साहित्य ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा जाता था। कागज पर लिखने का प्रचलन बाद में हुआ, लेकिन यूनान, भारत और दूसरे भागों में विश्व के प्राचीन साहित्य का बड़ा हिस्सा हो गया है। बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिसका चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद हो गया है, पर वे भारत में नहीं हैं। कई पुस्तकों की आलोचनात्मक पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन मूल पुस्तकें अब नहीं मिलती। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। महाकाव्य के रूप में हमारे यहाँ दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ये इसका रचना संसार का ये श्रेष्ठतम रचना की मतलब रचना संसार की ये श्रेष्ठतम रचनाएं मानी जाती हैं। यह प्राचीन साहित्य की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का भी विश्वकोश है। इसमें प्राचीन काल में इतने प्राचीन काल में इसकी रचना हुई होने के बावजूद भी इसका प्रभाव भारतीय जीवन पर आज भी है। भारतीय सभी कथाएं महाकाव्यों तक ही सीमित नहीं हैं। इसका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और इनमें वीर गाथाओं की कहानियाँ अधिक है और कवियों व नाटकों के तथ्य और कल्पनाओं का सुंदर योग करके अपनी रचनाओं की इन्होंने रचना की। इनमें सत्य वचन का पालन करने, जीवन पर्यंत व मरणोपरांत वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा भी दी जाती है। अब इसके पश्चात महाभारत का स्थान विश्व की महान रचनाओं में है। यह रचना परंपरा और दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं थी उनके बारे में बताती हैं। भगवत गीता जो है महाभारत का एक अंश है, लेकिन हर दृष्टि से ये अपना अलग महत्व रखता है। यह 700 श्लोकों का काव्य रूप ये 700 श्लोकों के काव्य रूप में लिखा गया ग्रंथ है और अपने आप में यह परिपूर्ण है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई। उसके पश्चात महावीर और बुद्ध का आगमन हुआ और उसमें जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की उत्पत्ति वैदिक धर्म से ही हुआ है, दोनों ही की उत्पत्ति हुई है और ये दोनों धर्म वैदिक धर्म से अलग होकर उत्पन्न हुए। ये दोनों उसी की शाखाएं हैं, लेकिन इन धर्मों ने वेदों को प्रमाण नहीं माना और आदिकाल के बारे में भी कुछ नहीं कहा। दोनों धर्म अहिंसावादी हैं। इन धर्मों पर अहिंसा को महत्व दिया गया है और ये यथार्थवादी और बुद्धिवादी प्रवृत्ति से चलते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। इसके पश्चात जो है भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे हुआ। इसके बाद पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण करने के बाद भारत में दो महान विभूतियों का उदय हुआ। उसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और दूसरे उनके मित्र और मंत्री सलाहकार चाणक्य। दोनों ही मगध के शक्तिशाली राजा नंद द्वारा निकाल दिए गए थे। चंद्रगुप्त की मुलाकात सिकंदर से हुई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात 2 वर्ष के अंतराल में ही पाटलिपुत्र पर अधिकार करके चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली। चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति जगत की महत्वपूर्ण रचना है। इस पुस्तक में व्यापार, वाणिज्य, कानून, न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। यानी यह उन्नत राज्य की नींव जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही पड़ी। इसके पश्चात अशोक का काल है। अशोक के काल में है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी 273 ईस्वी में अशोक बना। इससे पहले अशोक पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक था, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। इस समय तक
यह साम्राज्य का विस्तार इस साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। अशोक संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था में लाना चाहते थे और भारत को एक शासन व्यवस्था प्रदान करने के लिए अशोक ने पूर्वी तट के कलिंग पर प्रदेश को जीतने की ठान ली। उसके पश्चात कलिंग युद्ध में बहुत कत्लेआम हुई और जिसके कारण जो है उसका मन परिवर्तित हो गया और उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया और हमेशा के लिए उसने हिंसा का शस्त्र का त्याग कर दिया। अब ये पूरे पाठ का सारांश था। अब हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय अतीत का आधार क्या है? भारतीय अतीत का आधार इसमें क्या है ये पूछा गया है। इसमें भारतीय अतीत का आधार है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन है? सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन है? इसका उत्तर है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 6-7 हज़ार वर्ष पूर्व की है। आर्यों की मुख्य जीविका क्या थी? आर्यों की मुख्य जीविका थी इसमें कृषि करना जो है उनकी मुख्य जीविका थी, मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी से पहले का इतिहास किसे माना जाता है? सिंधु घाटी से पहले का इतिहास माना जाता है वेद को। ऋग्वेद की रचना कितने साल पुरानी है? ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व की है। किस वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? किस वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? तो हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। उपनिषदों की उत्पत्ति कब हुई? उपनिषदों की उत्पत्ति कब हुई? उपनिषदों की उत्पत्ति हुई है ईसा पूर्व 800 से। और उसके पश्चात है, भारतीय आर्य किस व्यवस्था में विश्वास करते हैं? भारतीय आर्य जो हैं वे व्यक्तिवाद पर विश्वास करते हैं। भारतीय आर्य व्यक्तिवाद पर विश्वास करते हैं। भौतिक साहित्य की जानकारी के स्रोत क्या हैं? भौतिक साहित्य की जानकारी के स्रोत क्या हैं? इसकी जानकारी के स्रोत हैं भोजपत्र और ताड़पत्र। भोजपत्र और ताड़पत्र। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? अर्थशास्त्र की रचना हुई है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र की रचना हुई। इनमें से ये आपको प्राचीन काल का ग्रंथ कौन सा है? प्राचीन काल का ग्रंथ कौन सा है ये पूछा गया है। इसका है रामायण और पुराण प्राचीन काल का ग्रंथ है। अब अगला प्रश्न है कि 11वां इसमें जो है तीसरा रामायण और महाभारत ये जो है प्राचीन काल के ग्रंथ हैं। इन प्राचीन काल का ग्रंथ कौन सा है? प्राचीन मतलब कि इसमें ये पूछा गया है कि प्राचीन काल के ग्रंथ की सबसे पहली रचना किसने की? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। प्राचीन समय में भारत की राजधानी क्या थी? प्राचीन समय में भारत की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ भारत की राजधानी थी। अब महाभारत का मुख्य भाग कौन सा है? महाभारत का मुख्य भाग है गीता, भगवत गीता। महाभारत का मुख्य भाग है भगवत गीता। भगवत गीता ने किसके व्यक्तित्व को उभारा है? भगवत गीता ने किसके व्यक्तित्व को उभारा है? यहाँ पे उत्तर है भगवत गीता ने श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को उभारा है। प्राचीन काल में किसान अपने किसी उत्पादन का कितना हिस्सा कर के रूप में राजा को देते थे? प्राचीन काल में किसान अपने उत्पादन का कौन सा हिस्सा राजा को देते थे? छठा हिस्सा देते थे। इसका उत्तर है छठा हिस्सा देते थे। सबसे पहली प्राचीन काल में किस लिपि का निर्माण हुआ?
सबसे पहले प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि का निर्माण हुआ? सबसे पहले प्राचीन काल में किस लिपि का निर्माण हुआ? इसका उत्तर है सबसे पहले प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि का निर्माण हुआ। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? ये प्रश्न है। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना पाणिनि ने की। ठीक है। औषधि विज्ञान पर किसकी पुस्तकें लोकप्रिय हैं? औषध विज्ञान पर किसकी पुस्तकें लोकप्रिय हैं? इस प्रश्न का उत्तर है धन्वंतरि की। धन्वंतरि की पुस्तकें जो है वह लोकप्रिय हैं। औषधि विज्ञान पर किसकी धन्वंतरि, ये इसका उत्तर है। प्राचीन काल के प्रमुख शल्य चिकित्सक कौन थे? प्राचीन काल के प्रमुख शल्य चिकित्सक कौन थे? इसका उत्तर है सुश्रुत। सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे सुश्रुत। सुश्रुत ये प्रमुख शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक, प्रमुख शल्य चिकित्सक। शल्य मतलब होता है ऑपरेशन को, आप बोलते हैं ना, ऑपरेशन को शल्य बोलते हैं। तो प्राचीन काल के प्रमुख शल्य चिकित्सक थे सुश्रुत। प्राचीन काल में प्रमुख शल्य चिकित्सक थे सुश्रुत। भारत के शिक्षा केंद्र कौन से थे? भारत के शिक्षा केंद्र कौन से थे? इसमें जो है बनारस और तक्षशिला भारत के शिक्षा केंद्र थे। बनारस और तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि बौद्ध और जैन धर्म किस धर्म से अलग होकर बने? बौद्ध और जैन धर्म किस धर्म से अलग होकर बने? बौद्ध और जैन धर्म जो है वह वैदिक धर्म से अलग होकर बने। वैदिक धर्म से अलग होकर बने। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के रहने वाले थे? चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के रहने वाले थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध के रहने वाले थे। मगध के रहने वाले थे। चाणक्य कौन था? चाणक्य कौन था? इस प्रश्न का उत्तर है कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त का मंत्री, चंद्रगुप्त का मित्र, चंद्रगुप्त का सलाहकार। माने चंद्रगुप्त का मंत्री, मित्र और सलाहकार था। ठीक है। मतलब कि अब अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु घाटी के अवशेष सिंध के मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा जिले में मिले। सिंधु घाटी के अवशेष सिंध के मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा नामक स्थान पर मिले। सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? इससे क्या लाभ हुआ? ये प्रश्न है। सिंधु घाटी के अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? इससे क्या लाभ हुआ? सिंधु घाटी के अवशेष मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब जिले के हड़प्पा में मिले हैं। मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से प्राचीन इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिली। ठीक है। इससे जो है इसकी खुदाई से मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद मिले, जिससे जो है प्राचीन इतिहास को जानने में बहुत सहायता मिली। अब हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे। आगे का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली है? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अम्बाला जिले के अलावा गंगा की घाटी तक फैली है। सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अम्बाला जिले के अलावा गंगा की घाटी तक फैली है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का रचनाकाल कब तक माना जाता है?
ऋग्वेद का रचना काल कब तक माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है इसमें हम उत्तर लिखेंगे कि अधिकांश इतिहासकार ऋग्वेद की उत्पत्ति का काल ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। कुछ मतलब अधिकांश इतिहासकार क्या मानते हैं कि ऋग्वेद की उत्पत्ति कब हुई? ईसा पूर्व 1500 में हुई। मतलब ईसा पूर्व 1500 को ये ऋग्वेद की उत्पत्ति का काल मानते हैं। अब आगे का अंश बाद में पढ़ेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।